नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति किसान आंदोलन को सरकार और मीडिया लगातार बदनाम करने पर तुला है और ऐसा माहौल बना रहा है कि किसानों के नाम पर देश विरोधी ताकतें अपने उल्लू साध रही हैं। अगर ऐसा है और इनके बिल अच्छे हैं, किसान के हित में हैं, तो फिर ये वार्ता क्यों कर रहे थे? और लगातार उसमें संशोधन, अगर ये संशोधन कर देंगे, अपनी इनके बातों में से कुछ निकल कर आ रहा है, यानी कि कुछ खामियां तो हैं ही ना। और साथ में भ्रम की स्थिति, कहते हैं कि इनको किसान को भ्रमित किया जा रहा है। आप कहते हैं कि एमएसपी का हमने लिखित आश्वासन दे दिया। कितना बड़ा धोखा कर रही है सरकार कि कोई भी लिखित व्यवस्था पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा, वो जब तक संवैधानिक दर्जे में नहीं है, यानी कि संविधान में निहित नहीं है, तब तक उसके कोई मूल्य नहीं है। उसके उल्लंघन पर वो पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित समाज या व्यवस्था अदालतों में नहीं जा सकते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसी घोषणाएं कितने कर चुके हैं जिनमें जुमलेबाजी बताते हैं। मोदी जी ने कितने आश्वासन दिए हैं, लिखित में भी, घोषणा पत्र में भी, संसद में भी। सभी इनके नेता कुछ पूर्व सरकार भी बोलते हैं। तो क्या उनके खिलाफ कोई व्यक्ति जा सकता है कि इन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा लिख के दिया था? नहीं जा सकता। तो इसलिए भ्रम सरकार फैला रही है और एमएसपी के और एक भ्रम फैलाती है। कहती है कि अगर हमने एमएसपी निश्चित कर दिया, उससे नीचे अगर व्यापारी खरीद रहा है कह करके कि ये इसमें ये कमी है, इसमें कमी है बता करके उसको, और वो नहीं खरीदे, किसान उसको दे नहीं, वो चला जाए, तो किसान की फसलों कौन खरीदेगा? वो बेचने से भी वंचित हो जाएगा। अरे भाई, यही तो सुनिश्चितता चाहते हैं किसान कि आप उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करें और खरीद भी निश्चित करें। अब ये सरकार और व्यापारी को अपना समाधान ढूंढना है कि हमें सब जो मेहनत करके किसान अपनी फसल उगा रहा है, देश दुनिया के लोगों का, प्राणियों का पेट भरने का एक वो है, समाज है ये, तो उसको सुनिश्चितता देना सरकारों का और व्यापारियों का काम है। आप इनके ऊपर क्यों छोड़ते हैं? आप जो रेट डाउन करेंगे, ऐसा कर देंगे व्यापारी, तो आप उनको इस बारे में आप बताइए ना। अगर उनकी मजबूरी है तो आप उसमें आप सहयोग आप करिए। अगर वे कर रहे हैं कि वो चालाकी कर रहे हैं, तो अब दंडित आप करिए। लेकिन किसान को तो समर्थन मूल्य से निश्चित उस पर आपको पैसा देना आपकी जिम्मेदारी है। व्यापारी से दिलाओ या खुद दो, आप उसको कुछ भी समाधान करिए। अगर वो सस्ते में करता है, व्यापारी स्टोरेज करेगा, वो किसान के पास से कोई भी चीज़ जाने के बाद 2 दिन बाद ही महंगी हो जाती है, 2 महीने बाद और दुगनी हो जाती है। तो आप उसको मानक बनाइए ना कि आपने सस्ते में खरीदा, हमने उस बीच का मार्जिन किसान को दिया है और उस पर प्रॉफिट आता है, तो आप हमारा विद इंटरेस्ट प्रॉफिट रिटर्न वापस करेंगे जो हमने सब्सिडी दी है किसान को, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच का जो गैप दिया है। या आप व्यापारी से निश्चित करिए ना, और 100% प्रॉफिट आएगा। जब बैंक से लोन लेता है कोई भी व्यक्ति, तो उसका जब रिटर्न करता है कुछ प्रॉफिट देता है ना। आपने किसान को दिया, आप उसे वापस लीजिए, या उसी से कहिए कि आप 2 रुपये दीजिए, जब आपके बढ़ेंगे तो आप उसमें से अपना मार्जिन रख लेना। कुछ भी है, आपका जिम्मेदारी है, सरकार की और खरीदार की जिम्मेदारी है, उत्पादककर्ता की नहीं है। वो पैदा करे और ये भी डर में रहे कि मेरे को मेरा वाजिब दाम नहीं मिलेगा, तो किस मन से करेगा? उसके बच्चे किस मन से लगेंगे? और आप दूसरा भी बात देखें, इन्हीं नस्लों के बच्चे, ग्रामीण भूमि के बच्चे देश की सुरक्षा में, आंतरिक और बाह्य में लगे हैं, जान दे रहे हैं। वहाँ यहाँ खेतों में जान दे रहे हैं, वहाँ सीमा पर जान दे रहे हैं अपनी। तो आप उनको कहाँ कहाँ मारना चाहते हैं? उनको सुनिश्चितता करना सरकार का काम है, व्यापारी का भी काम है। व्यापारी खाली शुद्ध लाभ के लिए ना चले। और जैसे पुरातन से आता आ रहा है हमारे देश में, ये भूल क्यों कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि आपको यूरोप के बिजनेस को, एग्रो इंडस्ट्री में व्यापक वो है, भारी दबाव WTO का, तो उसमें आप उनके पैरेलल जाने में अपने लोगों का गला तो मत घोटिए, उनको सुनिश्चित करिए। और वास्तव में बड़ा व्यापार है, आपने देख भी लिया कि आप कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट
सब धराशायी हो गए इस कोविड-19 में। सबके चक्कर आ गए कि हम मर गए, हमारे व्यापार को चलाइए, हमें सब्सिडी दिए, हमें सहयोग करिए। किसान ही एक ऐसा व्यक्ति था, उसकी कारण जो भी जीडीपी भले ही कम बढ़ी हो, लेकिन विचलित नहीं था, औरों का भरण पोषण कर रहा था। किसान का उत्पाद अगर सक्षमता से ना होता तो आप आम जनता को कहाँ से दे देते? तो इसका मतलब ये समझ चुके हैं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें अभी पैसा कम लग रहा है क्योंकि किसान लुटता पिटता रहा है। जब आप इसे इंडस्ट्री का दर्जा दे देंगे तो आप भारी मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि आपको मूल्य निर्धारित करने का आपका अधिकार हो जाएगा। किसानों से लेकर के आप स्टोरेज करेंगे, उसका मूल्य निश्चित आप करेंगे, आपकी मोनोपोली हो जाएगी। जब आपको पता है इतना बड़ा वाइड बिजनेस है, तो आप किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करिए, खरीदना भी सभी फसलें जो भी किसान उत्पादन कर रहा है उसका, सबका। तो ये बीच का ये भ्रम ना फैलाएं, एक तो ये। दूसरा ये जो मैंने अभी बताया खालसा का, इसमें भी भ्रम न फैलाया कि खालिस्तान जिंदाबाद जो बोल रहे हैं वे बिल्कुल राष्ट्रीयता का शब्द है, शुद्धता का शब्द है। ये कहते हैं कि राज करे खालसा आकी रहे ना कोई। इसका मतलब ये है कि खालसा एक शुद्ध, जो व्यक्ति शुद्ध होगा, शुद्ध समाज होगा। शुद्ध समाज कौन हो सकता है? जो निश्चल हो, निष्कपट हो, साहसी हो, निडर हो। ऐसे व्यक्ति, ऐसा समाज ही दुनिया को या समाज को दिशा दे सकता है, इसके अलावा नहीं दे सकता। इसके अलावा ऐसे समाज ही रहेगा, बाकी कोई नहीं, आकी कोई नहीं रहेगा, मतलब इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। ऐसी अरदास करते हैं गुरुद्वारों में, वहां का पहला ही डायलॉग यही है कि राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। तो वो व्यक्ति के शुद्ध और निर्मल बनाने की अरदास है कि ऐसा समाज हम डेवलप कर लें। तो उसमें कहाँ राष्ट्रद्रोह है? ये क्यों भ्रमित करते हैं? और मैं तो ऐसा, इसके बारे में जैसे कुछ विदेशों में, वैसे तो इस आंदोलन में बाहर से बहुत समर्थन मिला, यूएन से मिला, अमेरिका से मिला, और वहाँ कुछ लोगों ने मतलब खालसा गणराज्य के झंडे लगा दिए, नारे दे दिए। ऐसे तो पूर्व में भी होता रहा है। भाजपा सरकार के जब विपक्ष में थी तब ये भी, या सत्ता में इनके नेताओं ने कितना कितना उलझुल बोला, देश के तोड़ने की वो करी है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब यहाँ सभी समावेशी आस्थाओं के लोग हैं तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं? ऐसा माहौल क्यों पैदा करते हैं? इसी को मैं तो समझता हूँ, जो उन्होंने वहाँ गणराज्य को बोला कि भाई खालसा गणराज्य, वे भी प्रायोजित हैं। उन्हें आप प्रायोजित बोलिए ना, कि जिन्हें अपने उल्लू सीधे करने में इस अवस्था में आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें हमारे नेता हैं, उन्होंने एक आस्था के वो लीडर बनना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग सस्ती लोकप्रियता से समाज को तोड़ना, अपने आप का विकास करना, जैसे व्यापारी करता है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, वो राष्ट्र को तोड़ने के लिए तैयार रहता है, दूसरे को मारने के लिए तैयार रहता है। ऐसे उन्होंने भी उस समय जब हिंदू राष्ट्र का आंदोलन चला, उन्होंने कहा भाई कुछ भी कर लीजिए, बच्चा जन्म से ही मुसलमान पैदा होता है। जैसा भी खालसा के लिए बोला गया, ऐसे उसमें बोला था। लोग उसका उद्देश्य क्या था कि ये कहेंगे कि भाई ये तो खराब है, मुस्लिम आस्था के मानने वाले कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो ये कह रहा है कि सारे बच्चे मुसलमान पैदा होते हैं, और हिंदू कह रहा है कि मुसलमान कैसे पैदा हो सकते हैं सारे बच्चे। अरे मूर्खो, मुसलमान का शाब्दिक अर्थ ना सरकार ने बताया ना बोलने वाले ने बताया कि जो बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान ही है। उर्दू या फारसी का जो भी शब्द है उसका मतलब ये है कि मुकम्मल ईमान वाला जो है वो बच्चा मुकम्मल ईमान से लेकर के जन्म लेकर के आता है। बाद में उसमें जो उसकी अवधारणाएं चेंज होती हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा करते हैं तो उसको कहते हैं ईश्वर का रूप पैदा हुआ है। ऐसे मुसलमान का वही अर्थ है, जैसे उनका मुसलमान ऐसे हमारे ईश्वर का रूप कहते हैं। तो उसको शाब्दिक अर्थ नहीं बताया, हम कह देंगे ईश्वर के रूप में पैदा है, तो वे कहेंगे ईश्वर कैसा होगा। तो ये जो भ्रमित करने वाले, उससे इनको लाभ क्या होता है? उधर वे खुश, इधर ये कहना तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं, ये ऐसा कह करके सारे मुसलमान पैदा होते हैं। तो ये इन राजनेताओं की, इनकी कोई जात नहीं होती, इन्हें अपना राजकाज चलाने के लिए ये एक दो आस्थाओं के खिलाफ आपस में बोल करके अपने उल्लू सीधे करते हैं। उन लोगों को तो आप रोकते नहीं हैं और बताते नहीं हैं, दिशाहीन बताते हैं। इनकी सब सत्ताएं चल रही हैं। तो मेरे देश के जनता समझ ले, जब कोई ऐसे शब्द बोले तो उसके शब्दों में जाए वो क्यों बोल रहा है, दावा कर, वो झूठ बोला था। वो भी उसे ये कहना चाहिए था कि जब बच्चा पैदा था मुकम्मल इल्म कहने के लिए वो खुदा का बंदा होता है, ये भी कह सकता था। ईश्वर का बंदा भी बोल सकता है, कोई जबान ईश्वर कहने से कट नहीं जाएगी, पाप नहीं लग जाता है। लेकिन ऐसा कहने से डरते हैं क्योंकि इनको जहर फैला करके उनको वो उस अवस्था का नेता बनना चाहता है। इधर के हिंदू के मानने वाले लोग ये कहते हैं हम पे खतरा है, और ऐसे लोग बोल रहे हैं खुलेआम हम इनको रोकने के लिए हमें सत्ता में लाइए। तो ये घाल मेल चला और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें
इन लोगों से बचना चाहिए। और अब पूरा जोर लगा दिया, प्रोपेगेंडा कर रखा है कि किसान नहीं है वहाँ तो पराजित हो रहा है, देश विरोधी नारे लग रहे हैं। तो आप आज के बाद में मेरे देश के आम जनता ये मत सोचना कि खालसा कहने का या खालिस्तान कहने का मतलब देश को तोड़ना है, ये शाब्दिक अर्थ यही है। आप सर्च कर लेना, ऐसे आंदोलन तो यहाँ पश्चिम यूपी में चले, वहाँ भी जाटलैंड बोलते हैं। अखबारों में खूब पढ़ा, कहते हैं जाटिस्तान, हरियाणा पंजाब में कोई आंदोलन चल, जाटिस्तान हावी हो गया, क्या हम सारे राष्ट्रद्रोह हो गए? जाटलैंड बोल रहे हैं, हरित प्रदेश जिंदाबाद बोल रहे हैं, पश्चिमांचल जिंदाबाद बोल रहे हैं, क्या हम देश को तोड़ने के नारे हैं? ये तो भ्रमित कर रही है सरकार, और इसी भ्रम के कारण ही सत्ता के पास है। और मैं यही कहूँगा कि किसानों की इन बातों को अपना आम जनता आने वाले समय में महंगाई का भोजन आप ही खाएंगे। किसान तो मरेगा ही, देश भी मरेगा। पूर्व में भी हम ऐसे हो चुके हैं। ये 5% लोग जो देश पर कैप्चर करना चाहते हैं, गठजोड़ी जिन्हें मैं पहले बोलता हूं कि राजा के नजदीक के रहने वाले लोग के कारण ही जब सोने की चिड़िया कहलाया था, 5% लोग ही होंगे। वही दोहराया जा रहा, पूर्व की गलती को सुधार नहीं कर रहे। अरे रुपए लेकर मरोगे क्या? जब देश की जनता 95% समृद्ध नहीं होगी तो राष्ट्रवाद का भाव कहां से आएगा? तुम्हारे प्रति तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करने कैसे आएगा? बाहर की ताकतों को जब आपका मुंह पेटेंगी तो वे मौन रहेंगे। वही पुरातन की गलती मत दोहराइए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी भावनाओं को, मेरे कष्ट को समझने का प्रयास करें और आंदोलन को दिशाहीन करने का प्रयास ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।